हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की का पहला चैप्टर विकास। विकास के लिए सबसे पहले हम विकास का मतलब जानते हैं। विकास है का मतलब होता है डेवलपमेंट। विकास का अर्थ है अधिक आय तथा और अधिक आय के लिए विनियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज तथा उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। मतलब कि विकास का अर्थ है अधिक आय। हम कोई भी आदमी अगर चाहता है कि उसे बेहतर आय मिले तो वो उसके लिए विकास है। और बेहतर मजदूरी, जैसे कि मजदूर हो गए, वो हमेशा चाहेंगे कि उनको बेहतर मजदूरी मिले और अपनी उपज तथा उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें। अगर और जो किसान होते हैं वो किसान चाहेंगे कि हमें अपने फसलों के अच्छी कीमतें मिले। और दूसरा पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास मतलब नेशनल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय विकास का अर्थ है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और अपनी स्वयं की सामर्थ्य से अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय हमें इसके लिए सबसे पहले जानना है। प्रति व्यक्ति आय होता है कि किसी भी देश की जनसंख्या, किसी भी देश की कुल आय को किसी भी देश की जनसंख्या से भाग हम जब कर देंगे तो वो हमारा आएगा प्रति व्यक्ति आय। और अगर प्रति व्यक्ति में आय में वृद्धि होगी तो वो हमारा राष्ट्रीय विकास होगा और हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगा। तो यही होता है। तो अब हम आगे दोस्तों, तो हमारा आज पहला चैप्टर है विकास में के मापदंड है। सबसे पहले हम विकास के मापदंड के बारे में जानते हैं। विकास के मापदंड, सबसे पहला होता है मानवीय विकास सूचकांक की रिपोर्ट। मानवीय विकास सूचकांक की रिपोर्ट। फिर दूसरा होता है मानवीय विकास सूचकांक की तुलना। और तीसरा होता है राज्यों की तुलना भी की जाती है। तो हम सबसे पहले हम मानवीय विकास सूचकांक की रिपोर्ट। इसमें होता है शिक्षा के आंकड़े। हम शिक्षा के आंकड़े की किसी भी क्षेत्र का में जो की जनसंख्या है उसमें से कितने शिक्षित है कितने अशिक्षित है वो। फिर दूसरा है लोगों का स्वास्थ्य होता है कि जैसे कि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं तो उनमें से कितने स्वस्थ है, कितने वहाँ की मृत्यु दर क्या है और सब। और ये प्रति व्यक्ति आय मैंने आप लोगों को बताया था। प्रति व्यक्ति आय होता है किसी भी देश में रहने वाले एक व्यक्ति की आय। और इसे हम निकालते हैं जनसंख्या से हम निकालते हैं जो देश की कुल आय होती है उसको जनसंख्या से भाग कर देते हैं। और फिर मानव विकास सूचकांक, इसमें भी प्रति व्यक्ति आय। जीवन प्रत्याशा एक नया शब्द है। जीवन प्रत्याशा होता है कि वहाँ पे लोग कितने साल के बाद उनकी मौत हो जाती है। नॉर्मली जो मरने की एज है वो कितनी है? हमारे यहाँ 60-65 साल ऐसी है। और तीसरा है साक्षरता दर। दर जो होता है वो होता है 15 साल से लेकर 24 साल के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनकी स्कूल में उपस्थिति, वो होता है साक्षरता दर। कि 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष की उम्र के बच्चों में से कितने बच्चे पढ़े हुए हैं, वो होता है साक्षरता दर। फिर सकल नामांकन अनुपात तीनों स्तरों पर। ठीक है, सकल नामांकन अनुपात तीनों स्तरों पर। अब है राज्यों की तुलना के में भी 3 पॉइंट है। सबसे पहला शिशु मृत्यु दर वो होता है प्रति 1000, मतलब किसी क्षेत्र में 1000 बच्चे पैदा हुए और उसमें से एक साल से पहले मान लो 10 बच्चे मर गए तो वहाँ का शिशु मृत्यु दर होगा 10। फिर साक्षरता दर तो आपको बताया था कि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की में शैक्षिक लोगों की संख्या, जो शैक्षिक है मतलब जो पढ़ाई जानते हैं, जिन्होंने पढ़ाई किया हुआ है, साक्षरता दर। फिर है निवल उपस्थिति अनुपात। हाँ, निवल उपस्थिति अनुपात होता है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जनसंख्या में से जितने बच्चे हर रोज स्कूल जाते हैं उनका अनुपात होता है निवल उपस्थिति अनुपात। अब है विश्व बैंक के अनुसार देशों का वर्गीकरण। विश्व बैंक के अनुसार देशों का 3 तरह से वर्गीकरण किया गया है। 3 तरह से। पहला है उच्च आय वर्ग के देश। उच्च आय वर्ग के देश हैं जिसमें प्रति व्यक्ति आय $12,786 प्रति वर्ष है, जिनकी आय $12,736 प्रति वर्ष है। मतलब वहाँ पे एक आदमी साल में इतने डॉलर रुपए कमा रहा है, इतने डॉलर रुपए। और फिर दूसरा है विकसित अर्थव्यवस्था, जैसे कि मध्य पूर्व के देश। मध्य पूर्व मतलब कि भारत सब जो भी। तो दोस्तों, विकसित अर्थव्यवस्था जैसे मध्य पूर्व के देश,
यहाँ की आय होती है $1570 प्रति वर्ष, मतलब वहाँ का एक आदमी $1570 कमाता है साल में। अब तीसरा है हमारा निम्न आय वर्ग के देश प्रति वर्ष $1045 या उससे कम। तो निम्न आय वाले देश हो गए जिसमें $1045 या उससे कम एक व्यक्ति की आय है पूरे साल में। तो इसमें आता है भारत, हमारा भारत इसमें आता है। अब है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर तो मैंने बताया था तभी। शिशु मृत्यु दर होता है किसी भी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व मर जाने वाले शिशुओं का अनुपात। तो ऐसे होगा जैसे 1000 बच्चे हैं तो 1000 में से मान लो कि किसी कारणवश 10 की मौत हो गई है, तो वहाँ का अनुपात ये होगा ऐसा 1000:10। फिर है साक्षरता दर। साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की आयु के लोगों में साक्षरता जनसंख्या का अनुपात, जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित। फिर है हमारा निवल उपस्थिति अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात होता है 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत या अनुपात। और प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। प्रति व्यक्ति आय होता है कुल राष्ट्र आय को कुल जनसंख्या से भाग कर देते हैं, BMI। BMI एक नया शब्द है, अब देखते हैं क्या होता है। शरीर का द्रव्यांश सूचकांक पोषण वैज्ञानिक किसी वयस्क के अल्प पोषित होने की जांच कर सकते हैं। इससे हम किसी भी आदमी के अल्प पोषित होने की जांच कर सकते हैं। यदि यह 18.5 से कम हो तो वह व्यक्ति कुपोषित है। अगर 25 से ऊपर है तो वह मोटापे से ग्रस्त है, मतलब कि अगर 18.5 इसमें हमारी कम आती है तो मतलब कि हम कुपोषित हैं, और अगर 25 से ऊपर आ जाता है तो मतलब हम मोटापे से युक्त हैं। अब है हमारा मानव विकास सूचकांक की गणना में भारत का 136वां स्थान है। यह याद रखने वाली बात है, मानव विकास सूचकांक की गणना में भारत का 136वां स्थान है। अब ये कुछ आगे याद रखने योग्य बातें। सबसे पहला हमारा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है लोगों का, जैसे कि हम अभी विकास का अध्ययन करते हैं वैसे ही आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं, खेती, कृषि, वो सब। आर्थिक विकास यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। आर्थिक विकास की किसी भी अवधि में हमारा अर्थव्यवस्था है वो बढ़ गया, दीर्घ अवधि में बढ़ गया, तो वो हो गया आर्थिक विकास। अब थर्ड है हमारा लोगों या समूहों का प्राथमिक लक्ष्य अधिक आय पाना है। इसके अतिरिक्त बराबरी, स्वतंत्रता, सुरक्षा व आदर भाव अन्य लक्ष्य है। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारा प्राथमिक लक्ष्य अधिक आय पाना है हमारा प्राथमिक लक्ष्य, क्योंकि अगर हमारे पास अधिक आय होंगे तभी हम सभी चीजें खरीद पाएंगे। लेकिन बस अधिक आय पाना ही हमारा मेन लक्ष्य नहीं है, हमारा मेन लक्ष्य और भी है कुछ, बराबरी, स्वतंत्रता, सुरक्षा व आदर भाव। मान लो कि हमारी आय बहुत अधिक है, बहुत पैसे कमा रहे हैं हम, लेकिन तभी भी हमारा कोई आदर नहीं करता, हमसे कोई बराबरी नहीं करता, हमें नीची जाति वाले समझते हैं, हम स्वतंत्र नहीं है, हमें सुरक्षा नहीं है, हमें कोई भी कुछ भी कर देता है। तो ये हो गया। तो इसलिए अधिक आय पाना ही सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं है, महत्वपूर्ण। सबसे अधिक आय पाना के साथ साथ बराबरी, स्वतंत्रता, सुरक्षा व आदर भाव अन्य लक्ष्य है। आर्थिक नियोजन देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजना रूप से बढ़ाना आर्थिक नियोजन है। आर्थिक नियोजन देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना है आर्थिक नियोजन। जैसे कि देश के साधनों का उपयोग, लाभ उठाया हमने और विकास हमारा हो रहा है देश का, फिर वो हो गया आर्थिक नियोजन। अब देशों के मध्य तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। जो आय होती है वो किसी भी देश की तुलना करने में सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। देशों के मध्य विकास को नापने के लिए औसत आय के साथ सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म व मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि मानकों का भी प्रयोग किया जाता है। और हाँ, अगर हम ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो हम तभी भी प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते। हमें एक ऐसे समुदाय में जाना पड़ेगा जहाँ प्रदूषण मुक्त पहले से हो। और देशों के मध्य विकास को नापने के लिए औसत आय का प्रयोग किया जाता है। सार्वजनिक सुविधाओं का, स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, प्रदूषण मुक्त वातावरण, इन सब का भी प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में की जाती है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर है, डॉलर आप जानते हो, तो डॉलर में की जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में किसी भी देश की औसत आय की गणना, ठीक है। अब मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक आय व अन्य तरीकों की सांकेतिक सूची। इसके आधार पर किसी देश को उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह विभिन्न देशों में विकास के स्तर का मूल्यांकन करने का मापदंड है। इसमें देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होती है। मतलब कि इसमें देशों की तुलना आय व अन्य तरीकों की सांकेतिक सूची, इसके आधार पर किसी देश की उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत कर देते हैं। हम अलग अलग वर्गों में विभाजित कर देते हैं। फिर हम विभिन्न देशों में विकास के स्तर का मूल्यांकन करने का मापदंड है। इसमें देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कर देते हैं, होती है। अब ये हमें टेबल दिया हुआ है। आधार विकसित देश, विकासशील देश। सबसे पहले परिभाषा, वह देश जिसकी औद्योगिकरण की गति व प्रति व्यक्ति आय अधिक हो वो विकसित देश कहलाएगा। और वह देश जिसकी औद्योगिकरण की गति व प्रति व्यक्ति आय अधिक ना हो वो विकासशील देश कहेगा। हमारा भारत विकासशील देश में आता है, विकासशील देश में। अब स्थिति है, इस विकसित देश जो होगा वो आत्मनिर्भर व समृद्ध होगा। विकासशील देश गरीब व अन्य पर निर्भर होगा। जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारे देश में अभी भी बहुत से, लगभग आधी जनसंख्या से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। अब संसाधनों का उपयोग, संसाधनों का ये कम प्रयोग करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं, अल्प प्रयोग कर देते हैं। अब होता है साक्षरता दर। साक्षरता दर इनकी उच्च होती है, इनमें ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं। हमारी साक्षरता दर कम होती है। विकास एवं समृद्धि, उच्च प्रौद्योगिकी विकास। जो विकसित देश होता है उसका उच्च प्रौद्योगिकी विकास होता है, जबकि विकासशील देश प्रौद्योगिकी के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। फिर है गरीबी व बेरोजगारी, निम्न। इनमें गरीबी व बेरोजगारी कम होता है, लेकिन विकासशील देशों में ये उच्च होता है, ज़्यादा होता है। अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान, तृतीयक क्षेत्र। ये विकसित देश तृतीयक क्षेत्र में ज़्यादा संलग्न होते हैं, लेकिन विकासशील देश प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होते हैं। जैसे कि भारत में ज़्यादातर लोग अभी भी कृषि में संलग्न है, लगे हुए हैं। आय का वितरण, इनमें आय का वितरण समान होता है सबको, चाहे प्रधानमंत्री हो। जैसे कि अमेरिका में जो झाड़ू वाड़ू लगाने वाले होते हैं उनकी भी आय होती है, और जो प्रेसिडेंट होता है उन दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ बहुत असमानता होती है विकासशील देश में। मानव विकास सूचकांक भी इनका ज़्यादा होता है, उच्च होता है, विकसित देश है ये। और हमारे में विकासशील देशों में ये निम्न होता है। सकल घरेलू उत्पाद GDP जो होता है वो भी विकसित देशों का ज़्यादा होता है और विकासशील देशों का कम होता है, निम्न होता है। अब कुछ क्वेश्चन है, 1 अंक वाले प्रश्न। अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। आंसर भी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? कि क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? तो इसका आंसर है, कहाँ गया भाई आंसर खो गया। इसका आंसर है नहीं, क्योंकि उससे आय की असमानताओं का पता नहीं चलता। मान लो कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं, जैसे कि 5,000 सब कमाते हैं और एक व्यक्ति 1,000 रुपये कमाता है। तो अगर हम उसका अनुपात निकालेंगे, 3 आदमी 5,000 कमाते हैं, 15,000 हो गए, और एक आदमी 1,000 कमा रहा है तो 16,000 हो गए। अगर उसका अनुपात निकालेंगे तो उसका अनुपात 4,000 निकलेगा। लेकिन हमें इसे ये नहीं पता चला कि 3 की 5,000 है और एक का बस 1,000 रुपये। तो इससे असमानताओं का पता भी नहीं चलता। अब है हमारा भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास लक्ष्य हो सकता है? ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे पहला उच्चतम समर्थन मूल्य। ये नहीं हो सकता,
हमें आंसर यहाँ दिया है, उच्चतम समर्थन मूल्य लक्ष्य नहीं हो सकता ग्रामीण मजदूरों के लिए। या फिर अधिक साक्षरता दर, वो मजदूर है तो उन्होंने तो पढ़ा तो है नहीं जो अधिक साक्षरता दर चाहेंगे। वो चाहेंगे, मजदूर चाहते हैं सबसे पहले बेहतर मजदूरी, इसलिए इसका आंसर है बेहतर मजदूरी। मजदूर मतलब बेहतर मजदूरी है उनके लिए विकास का लक्ष्य। बच्चों को विदेश में पढ़ाना, वो उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जो अपने बच्चों को भी विदेश में पढ़ाएं, तो हमारा आंसर एक ही है, ग वाला, बेहतर मजदूरी। जीवन प्रत्याशा का अर्थ है, जीवन प्रत्याशा का अर्थ है सबसे पहला, जन्म के समय व्यक्ति की औसत संभावित आयु, हाँ यही है। जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है जन्म के समय व्यक्ति की औसत संभावित आयु। मृत्यु के समय औसत संभावित आयु, ये तो कुछ और होता है। ये जन्म के समय, ये भी नहीं होता, बस जन्म के समय व्यक्ति की औसत संभावित आयु, औसत, हाँ वही होता है जीवन प्रत्याशा। अब है हमारा थर्ड, निम्न में से किस देश में विश्व में 15 की आयु समूह में अनपढ़ जनसंख्या का सबसे बड़ा आकार है? इसमें बांग्लादेश, इसका आंसर बांग्लादेश है, क्योंकि भारत में तो भाई बहुत लोग पढ़े लिखे हैं। श्रीलंका में भी, श्रीलंका, एक बात बता दूं आपको, भारत से ज़्यादा विकसित देश है श्रीलंका। और म्यांमार भी इसका ऑप्शन नहीं है, हमारा आंसर है बांग्लादेश, क्यों इसमें सबसे ज़्यादा अनपढ़ है, फिल्में भी बनती रहती है इस पर। तो किस राज्य का साक्षरता दर निम्नतम है? किस राज्य का साक्षरता? पंजाब, बिहार, हाँ बिहार आंसर इसका, क्योंकि बिहार में पढ़े लिखे भी लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे से ज़्यादा वो अनपढ़ लोग हैं, इसलिए बिहार है इसका आंसर। पंजाब की भी आय ज़्यादा है, इसलिए पंजाब में। और केरल तो सबसे आगे आता है इन सब चीज़ों में। और तमिलनाडु का आता है, तमिलनाडु भी आगे आता है। 5वां, केरल की शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, निम्न में से इसके लिए उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? वहाँ बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान है, सबसे पहला ही आंसर भाई लोग। वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक होगी तो वहाँ पे कोई मरेगा ही नहीं, किसी को ज़्यादा सीरियस हालत में वो जाएगा नहीं अगर उसे टाइम पे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है तो। इसकी प्रति व्यक्ति आयु उच्चतम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त हैं, इससे भी नहीं। केरल सरकार बहुत ही योग्य है, ये तो अलग ही है। अब आ जाते हैं 1 अंक वाले प्रश्न। अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? अन्य राज्यों की अपेक्षा केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है, ये पूछा हमसे, तो हम इसका बता देंगे। कि व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का औसत वर्ष, फिर है हमारा, क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? जीवन प्रत्याशा से आपका क्या अभिप्राय है? जीडीपी, सबसे पहला 7वां क्वेश्चन पे करते हैं भाई, क्या सिर्फ औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? नहीं, क्योंकि उससे आय की असमानताओं का पता नहीं चलता। फिर है हमारा, जीवन प्रत्याशा से आपसे क्या अभिप्राय है? व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का औसत वर्ष, ये नंबर इसका ऊपर नीचे हो गया। फिर है हमारा, जीडीपी का क्या अर्थ है? किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाता है। फिर भारत में सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक किस राज्य का है? तो ये मैंने आपको बताया भी था, केरल राज्य का सबसे ज़्यादा भारत में मानव विकास सूचकांक की गणना, मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है यूएनडीपी एक संगठन है, उसके द्वारा की जाती है मानव विकास सूचकांक की गणना। फिर हमारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? वे सुविधा, राशन वितरण की वह प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है। हमारे यहाँ राशन की दुकान होती है, वहाँ सस्ता राशन मिलता है, उसके लिए कार्ड बनाने पड़ते हैं, तो वही राशन वितरण प्रणाली है जिसके द्वारा उचित मूल्यों पर राशन वितरण प्रणाली है जो उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकारी राशन बांटती है दुकानों के माध्यम से। अब हमारा, जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? जन
सुविधाओं का क्या अर्थ है? वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक हैं, वो होता है जन सुविधाएं। तो वे सुविधाएं जो हमारी जीवन को बेहतर बनाए, वो होता है जन सुविधाएं। फिर है हमारा अनवीकरणीय संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी है? अनवीकरणीय संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी है? क्योंकि ये संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन है, उनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका हमें आवश्यकता पड़ने पर ही उपयोग करना चाहिए, और ये हमें पुनः प्राप्त भी नहीं हो सकता है। फिर हम आ जाते हैं 3-5 अंक वाले संभावित प्रश्नों पे। अब विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। इस कथन को स्पष्ट करना है। प्रत्येक व्यक्ति या समूह के बीच के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। उदाहरण, नदी पर बांध बनाना वहाँ के किसानों के विस्थापन का कारण बन सकता है। जैसे कि कोई चाहता है कि एक मजदूर के लिए विकास है, किसान के लिए विकास है कि बेहतर मजदूरी मिले उसको, उसके अनाज अच्छे दामों पे बिक जाए, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि हमें अनाज सस्ते दामों में मिले। तो ये परस्पर उल्टे हो गए, तो ये परस्पर विरोधी हैं। और जब नदी पर बांध बनाए जाते हैं तब वहाँ के किसानों को ज़्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन उनको नुकसान हो जाता है, इसलिए वहाँ उनको कहीं और छोड़ के जाना भी पड़ सकता है। फिर हमारा क्वेश्चन है, एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? विकसित देश की विशेषताएं पढ़ते हैं। विकसित देश नई तकनीक व विकसित उद्योग होते हैं उसमें, अविकसित और विकासशील देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं वो। विकसित देश उच्च स्तरीय रहन सहन के होते हैं, जबकि विकासशील देश निम्न प्रति व्यक्ति आय के होते हैं। विकसित देश उच्च प्रति व्यक्ति आय के होते हैं और विकासशील देश का साक्षरता दर कम होता है और विकसित देश का साक्षरता दर ज़्यादा होता है। विकसित देश में लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर होती है, जन्म दर मृत्यु दर पर नियंत्रण होता है उनका, लेकिन विकासशील देश में बेहतर स्वास्थ्य का अभाव होता है और अधिक मृत्यु दर अधिक होता है। थर्ड क्वेश्चन है, आय के अतिरिक्त और कौन से कारक है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये मैंने आपको बताया भी था। आय के साथ हम और भी बहुत चीजें चाहते हैं हमारे लिए विकास, और ये रहा आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा व समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुद्रा में केवल भौतिक वस्तुएं ही खरीदी जा सकती है, क्योंकि हम जैसे कि हम पैसे से दोस्ती तो किसी खरीद नहीं सकते। मैंने उदाहरण भी दिया था, पर हम प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकते निम्न आय से। तो इसलिए हमारा आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, हम अपने परिवार से दूर नहीं रह सकते, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा, समानता, शांतिपूर्ण माहौल, ये सब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जीवन में। अब है, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है? स्पष्ट कीजिए। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों? साक्षरता से इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है। जब हम पढ़े लिखे होंगे तो किसी भी काम करने का तरीका हमें पता होगा, तो हम आसानी से वो काम कर पाएंगे। रोजगार का स्तर बढ़ता है, रोजगार के स्तर बढ़ सकते हैं, हमें ज़्यादा आय मिल सकता है। नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है, हम नई तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं। लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है, हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे ज़्यादा अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो। मास्क पहन के निकलेंगे घर से, और नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हमें पता होगा कि कौन सी जगह फैक्ट्री लगाना है, कौन सी जगह उद्योग स्थापित करना है, तो हमारी क्षमता बढ़ जाएगी। अब हमें बोला है निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। हमें दिया है शिशु मृत्यु दर, तो शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले शिशुओं का अनुपात होता है। ये लिख देंगे हम। फिर है निवल उपस्थिति अनुपात।
निवल उपस्थिति अनुपात 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत या अनुपात। फिर है साक्षरता दर। साक्षरता दर 7 वर्ष, साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात होता है, साक्षरता दर। फिर है BMI। BMI एक शब्द, इसका अर्थ होता है BMI शरीर द्रव्यमान सूचकांक, इसका फुल फॉर्म हुआ बॉडी मेटाबॉलिज्म इंडिकेटर। इंडिकेटर होता है सूचकांक का मतलब, तो बॉडी मेटाबॉलिज्म इंडिकेटर, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। पोषण वैज्ञानिक, इसे पोषण वैज्ञानिक भी कहते हैं, किसी वयस्क के अल्पोषित होने की जांच कर सकते हैं। अब इससे हम किसी भी व्यक्ति के अल्पोषित होने की जांच कर सकते हैं, जैसे कि विकास की धारणीयता। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास की धारणीयता से क्या अभिप्राय है कि विकास की धारणीयता की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। विकास की धारणीयता से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखना विशेषताएं। अब 4 विशेषताएं देंगे। हम संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, हमें जितनी जरूरत हो उतने ही संसाधनों का उपयोग करें। हम जैसे नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम नवीकरणीय संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, तो उन सब का ज़्यादा प्रयोग करें। वो कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन पेट्रोल, डीजल, कोयला वो सब खत्म हो सकते हैं। फिर वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद, और फिर संसाधनों के पुनः उपयोग व चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा देना। हम चीज़ों को रिसाइकल करके दोबारा उपयोग करके विकास की धारणीयता कर सकते हैं। और वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में हम और भी बेहतर विकल्प को खोज सकते हैं। फिर हमारा 7वां क्वेश्चन, जो महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती है वह एक ऐसे लोगों का उदाहरण है जो मिले जुले लक्ष्यों को पूरा करते हैं। इस कथन का विश्लेषण करें। वेतनभोगी महिलाओं का घर और समाज में आदर बढ़ता है, उनके कामकाज में हाथ बटाया जाएगा, वेतनभोगी महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। यदि वातावरण सुरक्षित है तो ज़्यादा महिलाएं नौकरी कर सकती है, अपने परिवार का जीवन स्तर सुधार सकती है। अगर महिलाएं भी नौकरी करने लगे तो उनको समाज में ज़्यादा आदर मिलेगा, उनके कामकाज में हम हाथ बढ़ाया जाएगा उनके कामकाज में, और वेतनभोगी को अधिक स्वीकार किया जाएगा। ज़्यादा लोग चाहेंगे कि महिलाएं भी नौकरी करें। और फिर है यदि वातावरण सुरक्षित वातावरण होगा तो महिलाएं ज़्यादा नौकरी करना चाहेंगी। फिर है अपने परिवार का जीवन स्तर सुधार सकती है, और ऐसा करके महिलाएं अपना परिवार का जीवन स्तर भी सुधार सकती हैं। फिर 8वां क्वेश्चन है हमारा, जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीद सकता जिसकी आवश्यकता आपको एक बेहतर जीवन के लिए हो सकती है। क्या आप इस कथन से सहमत है? विवेचना करें। सबसे पहले, जेब में रखा रुपया सब कुछ नहीं खरीद सकता। पहली बात तो यही भाई। प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने। संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा जा सकता जब तक समाज कदम नहीं उठाता। अब भौतिक वस्तुएं आदर, सम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्रता आदि भी नहीं पा सकते। जीवन की खुशियां मुद्रा खुशियां भी नहीं खरीद सकती। फिर हमारा 3, राष्ट्रीय विकास क्या है? राष्ट्रीय विकास क्या है, इसके अंतर्गत किन पक्षों को लिया गया है? व्यापक परिवेश जिसमें जीवन स्तर व बेहतर सेवाएं निहित हो, उपयुक्त एवं न्यायोचित ढंग से संसाधनों का प्रयोग किया जाए, वह कार्यक्रम व नीतियां जिसमें अधिकतम लोगों को लाभ मिल सके, सामाजिक अधिसंरचना जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि उपलब्ध हो, वो है राष्ट्रीय विकास। फिर है दूसरा, धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। क्योंकि देखो, भूमिगत जल नवीकरणीय योग्य है, परंतु कुछ क्षेत्रों में इसके अति उपयोग में जल
तालिका नीचे जा रही है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, हमें पुनः उपयोग करना चाहिए, पुनः चक्रण करना चाहिए, वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना संसाधनों का हमें उपयोग करना चाहिए। क्योंकि देखो इसमें ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, ये हमारी पृथ्वी के पास इतना वो है कि हमारी आवश्यकता पूरा कर सके, लेकिन हमें जितना मिलेगा हम और सोचेंगे कि हमें और मिले, तो इसलिए लालच, ये हमारे लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। फिर है लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, और जो एक के लिए विकास हो वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। ये तो हम पीछे पढ़ा था तभी। लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, और जो एक के लिए विकास है वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। भिन्न लोगों के लिए भिन्न लक्ष्य होते हैं। बांध बनाना, ऊर्जा उत्पादन परंतु विस्थापन। बांध बनाने से ऊर्जा उत्पादन हो सकता है, हम विद्युत ऊर्जा बनाते हैं बांध से, और लेकिन लोगों का विस्थापन भी हो रहा है, लोगों के घर भी उजड़ जाते हैं। निर्माण कार्य आवास की समस्या का समाधान परंतु प्राणियों का प्राकृतिक आवास का क्षय। निर्माण कार्य से हम जंगल को बिल्डिंगों में बदल लेते हैं, लेकिन प्राणियों का घर, प्राकृतिक आवास मतलब घर, जंगल, वो सब उनका घर छिन जाता है, क्षय हो जाता है उनका। अब है निम्न आंकड़ों के मध्य से उत्तर दें। ये हमें टेबल दिया हुआ है, अब इसमें से हमें बताना है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम एवं किसकी न्यूनतम है। तो इसमें प्रति व्यक्ति आय किसकी अधिकतम है? सबसे ज़्यादा अधिकतम महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय, और किसकी न्यूनतम है? बिहार की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। फिर है हमारा दूसरा साक्षरता दर। साक्षरता दर किस राज्य की उच्चतम है और इसका क्या कारण है, क्या कारण दे सकते हैं? तो देखिए साक्षरता दर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है केरल की साक्षरता दर, क्योंकि उसमें 1000 में से 94 यानी कि लगभग 94% लोग पढ़े लिखे हैं उनके में, केरल की जनसंख्या के लोग। अब है किस राज्य की शिशु मृत्यु दर अधिक है, आप इसका क्या कारण दे सकते हैं? सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर है बिहार की, क्योंकि वहाँ पे इसका कारण यही हो सकता है कि वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं सही नहीं है केरल के मुकाबले और महाराष्ट्र के मुकाबले। तो दोस्तों यहाँ पे हम करते हैं अपनी वीडियो को ख़त्म। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।